जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, भारत के अंदर तो देखें तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंतहाई पॉपुलर हो गए हैं। सातवीं दफा अपनी जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, वो जीत गए। बाकी भी उनकी पॉपुलैरिटी हाई है। गो कि हिमाचल प्रदेश में वो पोजीशन उनकी मजबूत नहीं है और कांग्रेस आगे जा रही है। आप क्या देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो डिस्टर्ब है। और मैं देख रहा था कि एक पाकिस्तान के थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जुबैर अयाद साहब और बाकी लोगों ने जो है वो कहा जी कि थ्रेट फ्रॉम इंडिया जो है वो हमें रिलक्टेंट है, हम हमारी एग्जिस्टेंस को मसाइल है और ये वो। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और यही जो 75 साल से एक ही माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स में जो खड़ा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है सर? चीमा साहब, मैं क्योंकि बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में काफी अरसे से शुरू से ये कहता था कि जमहूरियत जो है, असल असल जमहूरियत जो है वो एक फिक्शन बन के रह चुकी है। अगर कहा जाए तो मैं इसको डिफाइन करता था, इट्स अ रिच मैन्स क्लब, कि सिर्फ अमीर लोगों का शुगल है जमहूरियत इस वक्त। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। देखिए ये उनका और दूसरा, देखिए ये तो मेरे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि मोदी साहब ने ज्यादातर अपने अफसरान अपने आसपास जो हल्का है वो गुजरात से रखा है, क्योंकि ही इज फ्रॉम गुजरात। मे भी वो उन पे ज्यादा एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जितना गुजराती लोगों को प्रमोट किया है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जितना उन्होंने गुजराती लोगों को प्रमोट किया, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। नंबर वन। एनडीटीवी को जिस तरीके से अगले दिन खामोश कराया गया है, जिस तरीके से, ये इससे भी पता चलता है कि इट इज कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। ये जमहूरियत के फ्लॉज है। ये जमहूरियत इज दिस इज हाउ इट वर्क्स when the politics goes into the pockets of the rich people, और फिर दोनों यारी दोस्ती में मिलके जो एक गैंग बनाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। इसमें नुकसान किस चीज का है? आम वोटर का नुकसान है। इसमें नुकसान जमहूरियत का नुकसान है। दूसरा, उनका इंटरनल मैटर है, रिगार्डलेस हाउ दे डू, हाउ आई बिकम रेलिवेंट, हाउ यू बिकम मोर रेलिवेंट। उसमें यह चीज होती है कि जब वो पाकिस्तान के मसाइल को, बॉर्डर को, कश्मीर को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इस्लाम को जब यूज करते हैं फॉर पॉलिटिकल रीजंस, देन वी बिकम रेलिवेंट टू इट। और जो कि मैं इसको हमेशा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि दिस इज माई वन साइडेड ओपिनियन अबाउट इट। आप जब भी मजहब को यूज करेंगे या किसी एजेंडे को यूज करेंगे टू गेन द वोट्स, टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ द वोटर्स, दिस इज जमहूरियत के लिए वो नुकसानदेह होता है। मैं इसको सीरियसली कंडेम तीन चीजों को करूंगा इस इलेक्शन में। ना सिर्फ हमारे अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते, फिर उसको बजाय उसके बारे में कोई उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे। मोदी साहब की फिलॉसफी, जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज है, मेरे एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक ही इज मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम
मे बी अ रूलर फॉर अनदर 20 years or 30 years or whatever. तो ये उसमें दिस इज व्हाट इज द गुजरात, सिर्फ गुजरात की स्टोरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की स्टोरी है। और उसमें अब मैं ये कहता हूं कि भारत एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 36 जबानें बोली जाती हैं, इतने ज्यादा उसमें कल्चर हैं डिफरेंट। अब ये पता नहीं, अब मैं इस पे ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता कि अगर उनके लिए ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, लेकिन दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि हर चीज शुरू होती है अडानी से और अंबानी से और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। चाहे केरला के अंदर सी पोर्ट बनानी हो उन्होंने, तो वो भी अडानी अंबानी करते हैं। एनडीटीवी को भी खरीदना हो तो वही करते हैं। इसराइल के अंदर किसी ने पोर्ट खरीदी है तो अडानी अंबानी ने खरीदनी है। तो ये उनका इंटरनल इश्यूज है। द पीपल फ्रॉम लिविंग इन इंडिया कैन टॉक अबाउट दिस मोर इन डिटेल। लेकिन ये कि मैं अब जमहूरियत के बारे में क्या कहूँ, अमेरिका में जहां से मैं बोल रहा हूँ, जहां पे एक 400 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, जब वहीं पे जमहूरियत काम नहीं कर रही, तो इंडिया में तो रेट ऑफ लिटरेसी इज सो पुअर और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेल्थ इज नॉट गुड एट द सेम टाइम। अब उसके बाद मैं आप बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात क्या है। एक आई ओपनिंग आर्टिकल डॉन ने छापा है जिसमें डार साहब की वीक पोजीशन को या उनकी इज़्तराबी को, बेचैनी को उस पे खुल के सामने आया है। जिस तरह वो बार बार पहले बयान देते रहे कि पाकिस्तान इज नॉट इवन देन क्लोज बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके अंदर उनकी हालत जो है, उनकी जो डिप्रेशन है वो नजर आता है। डॉन के आर्टिकल में उसने सारा कुछ खोल के सामने रख दिया है कि देर उनके फॉरेन रिजर्व्स आर टचिंग 6.5 बिलियन, और अगले जनवरी मार्च तक दे विल बी अ बिग फाइनेंशियल क्रंच। Or where he's in desperate situation, he immediately he's begging the Saudi ambassador and Saudi government for $3 billion. और हमारा जो मेडन ट्रिप होगा हमारे आर्मी चीफ का टू सऊदी अरेबिया is sad to say that it will be a begging trip. बिल्कुल सही कह रहे हैं। So $3 billion जिस तरीके से उनको चाहिए, इस पे फिर दोबारा मेरा सवाल ये शुरू होता है, फिर दोबारा जितना पैसा सैलाब के लिए बाहर से गया, किसी ने आज तक उसका जवाब दिया है? किसी ने कोई कोशिश नहीं की, किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, क्योंकि ये अब अंडरस्टूड समझा जाता है कि बाहर से पैसा आए तो वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए, सीधा लंदन चला जाना चाहिए। जिन डैम्स के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो प्रोग्राम बनाया था और उन्होंने कहा था आई डैम बनाए, वो पैसा कहां है? आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की, ना पूछने की ना बताने की। तो ये पैसा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त पैसा एक साइड से आता है, दूसरी साइड से निकल जाता है, और कोई जो लोग इस वक्त जो अहले इक्तदार हैं ना, वो इंटरेस्टेड है इस चीज में, क्योंकि उनके सबके बच्चे फॉरेन सिटीजन, और ये 3 बिलियन भी आना है, पता नहीं कहां जाना है। डार साहब पता नहीं खाली बैग लेकर आए हैं लंदन से, क्या पता है उनका। बच्चे उनके बाहर हैं सारे, उनके दामाद सारे बाहर हैं, सारा कुछ स्टेक्स सारे बाहर है। पता नहीं फिर इसका ये किस साइड पे जाएगा। आईएमएफ से भी 1.2 बिलियन डॉलर वो मांग रहे हैं कि हमें दें। वो 9th रिव्यू के लिए आ नहीं रहे हैं, उनके अपने कंसर्न है। यहाँ पे क्रिसमस है, हॉलीडेज हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी कई शॉपिंग की जो चीजें हैं लंदन की, हमारी जो लिस्ट है वो खाली पड़ी है, हमने किस तरह हेरल्ड से शॉपिंग किस तरह करनी है। आप आईएमएफ को ये नहीं पता, वो अपनी छुट्टियों पे जा रहे हैं, ये नहीं पता कि हमारी छुट्टियों का क्या बनेगा। लेकिन ये कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त, सबसे बड़ी न्यूज ये है कि बाबा शफीक आ गया बाहर, जना सुपर में घड़ी वाला। और मैं हैरान हूं, मैं इस सोचने पे मजबूर हो चुका हूं कि आज हमारी मैडम पीरनी और बुखारी साहब की जो जुल्फी बुखारी की वीडियो निकली है, ये आज न्यूज है सबसे बड़ी। उनको किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि कंट्री की इकोनॉमिक। अब आई एम सॉरी, एक चीज मैं भूल चुका हूं जो इससे भी ज्यादा वरीसम है। चीमा साहब, 417 कंटेनर इस वक्त पड़े हैं कराची सी पोर्ट के ऊपर, 417 कंटेनर्स। उसके बारे में जो एक मोहम्मद शहजाद शेख है, एक ऑर्गेनाइजेशन है PFVA, जो कमोडिटीज को इंपोर्ट करते हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है डॉन के अंदर कि 417 कंटेनर्स जिनके अंदर प्याज, लहसुन और इस तरह की चीजें हैं पेरिशेबल, जो खराब होने वाली है, वर्थ $5.4 मिलियन, और एलसीज नहीं खुल रही।
लेकिन आप किसी टीवी चैनल पर किसी एंकर के मुंह से ये खबर नहीं सुनेंगे। दुख की बात। यस। हमारे अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो कास्त्रो साहब के ऊपर अपसेट है कि आपने हल्फ क्यों ले लिया है। वो इस चीज पे कंसर्न नहीं है कि एलसीज नहीं खुल रही। बल्कि यहां पे मैं एक और मजे की बात बता रहा हूं, आपकी जो पीटीआई के इस वक्त जो इंक्लूडिंग टीयर 1 टीयर 2 प्लस लौंडे लपाड़े ये चाहते हैं कि बाहर से पैसा ना आए। तो अगर बाहर से पैसा रिलीफ आया तो कहीं पेट्रोल सस्ता ना हो जाए, कहीं डॉलर नीचे ना आ जाए, तो फिर हमारा मैंडेट क्या बनेगा। जब आधी कौम ये चाहती हो कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो, तबाह हो, ताकि हमारे पास जवाज आए गवर्नमेंट में आने का, फिर हम आके खाबे खाएं, तो फिर आप तरक्की किस तरह कर पाएंगे। आपके आपके रास्ते बंद है इस वक्त, क्योंकि आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं। बिल्कुल कान। कोई मर्द इस वक्त मर्दे मोमन कोई वाहिद शख्स जो हो जिसको कंसर्न हो पाकिस्तान की इकानमी है, मेरी समझ से बाहर है। बल्कि मीडिया भी नहीं उसको कवर कर रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं मीडिया भी कवर नहीं कर रहा कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं नीचे जा रहे हैं, एलसीज नहीं खुल रही। और बल्कि एक और बात, ये तो मैंने आपको बताया 417 कंटेनर तो कराची पड़े हैं। आपकी अद्वियात बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करने के लिए एलसीज नहीं खुल रही। ऐसे तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी क्या डायरेक्शन क्या है, हमारी क्या डायरेक्शन कि मेरा। और दूसरा और सबसे बड़ी बात ये जो देखें, ब्लंडर पे ब्लंडर, ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट की है, पिछले दिनों असद मजीद साहब को अपॉइंट कर दिया गया। असद मजीद साहब से अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट शेक हैंड करने से भी डरेगा। और यार ये तो साइफर वाला है फॉरेन सेक्रेटरी। वो तो जिधर जाते होंगे एम्बेसडर कहते होंगे सही कह रहे हैं। कोई पता नहीं अकल इनकी खत्म है, कोई पता नहीं ये चाहते क्या है इस मुल्क के साथ। मैं तो कहता हूं ये लोगों को इन्होंने हार्ट अटैक कराने एंग्जाइटी के साथ। एक दिहाड़े जेड़ा कटा कटी करना कट के परा कर, लंदन वाले लंदन जान, टोरंटो वाले टोरंटो चल जान, जेड़ा उत्थे बाल बच्चा है उत्थे मरन कुटन। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी न्यूज एक और मैंने आज पढ़ी कि 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो रैकेट तोड़े हैं भारत में फॉरेन रेमिटेंस के, $100 बिलियन इन अ ईयर, $100 बिलियन। और जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, वजह क्या है, आपकी जितना यहां से बंदा बाहर जा रहा है, अनपढ़ जा रहा है, अनपढ़ जा रहा है, और ज्यादा सऊदी अरब जा रहा है ब्लॉक उठाने के लिए। ग्रीस और यूनान जो जा रहे हैं बच्चे वो पैदल जा रहे हैं, अनपढ़ ने भी। सिर्फ उसकी रीजन उन्होंने ये बताई है कि हाईली क्वालिफाइड इंडियंस गोइंग टू द रिच कंट्रीज लाइक यूके, लाइक यूएसए, टोरंटो, एंड देयर पे स्केल्स इज वेरी हाई। तो उसमें एक साइड पे देखें और हमारे जैसा बंदा बात करे कि उनसे कुछ सीख ही लो, तो फिर कहते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तार साहब मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि आप अक्सर एलीट की बात करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बात की है जो बड़ी मैं चाहता हूँ आप इस पे बात भी करें, और क्योंकि ये इकोनॉमी का है और आप इस पे बड़ी बात कर चुके हैं, और वो ये है मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे, उन्होंने कहा बेसिकली कि जो हमारे मुल्क में तरक्की इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो एलीट है उसकी मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि अब ये मुल्क जो है इकोनॉमिकली ग्रो करे। उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान में गुर्बत कम करनी है तो एलीट के दरमियान एक नई बारगेन होनी चाहिए, एलीट के दरमियान, वरना ये जो मॉडल है इस मॉडल में आप तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि एलीट ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमिक मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन्स जो है वो ले चुकी है। सो ये तारड़ साहब आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर और हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो सर्व करती हैं ना, बड़े लोगों को सर्व करती हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये एलीट का रौला है। जैसे अब बात करते हैं, आपने भी ये कहा है कि 5,000 बंदा पाकिस्तान में आगे और जिन्होंने अगे पीछे हो जाते सारा मसला ठीक हो जाता है। तो ये तो वो कह रहे हैं कि एलीट की बारगेन होनी चाहिए ताकि गरीब का भी फायदा हो और हमारी आबादी जो तारड़ साहब हम जिसको डिस्कस नहीं करते, जो हमारी जिन्हों कहते हैं ना जड़ा बैठ गए, हमारी आबादी ट्वाइस द रेट ऑफ इंडिया बढ़ रही है एंड 3 टाइम्स द रेट ऑफ जो श्रीलंका बढ़ रही है। हम मतलब ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हम जिसको कहते हैं,
सो एलीट बार्गेन आप समझते हैं पाकिस्तान के मसलों का हल है कि ये सारे बैठ जाएं फाइनेंशियल टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स तो है लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में, ताकि हमारे मसले जो हैं वो हल हो जाएं फॉर एवर? चीमा साहब, मैं एग्री करूंगा उनकी बात से कि शायद ये इकोनॉमिक के डेफिनेशन के हिसाब से उन्होंने ये बिल्कुल सारे आंकड़े शाकड़े बिल्कुल ठीक लगाए हैं। मेरा दूसरी साइड पे मेरी मेरी जो ओपिनियन ये है, मेरे ख्याल में इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने अखलाकियात को ठीक करने की। उसकी वजह ये है कि हमारी जब भी मिडिल क्लास से, अब देखें आपकी स्टैब्लिशमेंट आर्मी सारी मिडिल क्लास से आती है, सारे मिडिल क्लास से आते हैं, उनका क्राइटेरिया भर्ती करने का और है, लेकिन जब वो भर्ती हो गई यूनिफॉर्म पहन लेते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपके इस वक्त सीएसएस करने वाले सारे लड़के जो आते हैं मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन जब भी वो एएसपी बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं या बच्चे हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, सीख के जाते हैं, जब भी एयरपोर्ट से उतरते हैं बिहेवियर चेंज हो जाता है। इखलाकियात, आपकी हर चीज के पीछे करप्शन एक उसका प्रोडक्ट का हिस्सा बन चुकी है। आप अपनी मॉरल नहीं, आप अपनी जरूरत और उसको जस्टिफाई करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, और यार सारे कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूं, की फर्क पड़ता है? उसकी वजह यह है कि हकीकत में हमने अखलाकियात को प्रमोट करना छोड़ दिया। हमने सोचा है हमारी तरक्की का सीक्रेट V8 गाड़ी चलाने से हम कामयाब सोसाइटी में नजर आएंगे जब V8 गाड़ी से उतरेंगे, क्योंकि आपने शराफत प्रमोट करनी छोड़ दी। शरीफ लोगों को नफरत की नजर से देखा जाता है। शरीफ लोगों के बारे में मैंने आपको कई दफा कहा, अलकाबात है कि ये बुजदिल, ये डरपोक है, ये बेवकूफ है, और छो यार ये चुरुडू है यार, उन्होंने ये कह देते। तो जब दर हकीकत वो बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल साहब ने बिल्कुल सही ठीक कहा है कि वो तो लोट राज गए ना, वो तो लोट राज गए, उन्होंने आइडिया बिल्कुल ठीक है कि नवी ब्रीड आवे तो नवे सिरों लुटण हो, फिर वो ठीक है गल उन्होंने। लेकिन मसला इसमें यह है कि अखलाकियात अगर ठीक करेंगे तो आपका हर चीज ठीक होगी। मैं खुद ये चाहता था, इस वक्त रिसेंट नुकसान सबसे ज्यादा हमारी इस अखलाकियात के सफर को नुकसान पहुंचाया है खान साहब ने पहुंचाया, क्योंकि इन्होंने अखलाकियात पे लोगों का एतबार ही खत्म कर दिया। इन्होंने इस्लाम से भी लोगों को मुतनफर कर देना है। उसकी वजह यह है क्योंकि ये अखलाकियात का नारा लगा कर आए थे। ये नारा लगा कर आए थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये जब लोग को पकड़े जाते इनकी तकरीरों में होता था रसीदें दिखाओ, अब अपनी रसीदें दिखाती नहीं। वो शफीक आ गया कहना घड़ी मैं तो ली। अपने लिए स्टैंडर्ड कुछ और है, और इसीलिए अभी वो जो सफर था सबसे ज्यादा डैमेज इन्होंने किया, उसका सबसे ज्यादा डैमेज खान साहब ने किया है। वो लोग चाहते थे शराफत प्रमोट हो, लोग चाहते थे हमारी सोसाइटी में तब्दीली आए। इनका पहला नारा तब्दीली था, नया पाकिस्तान था। लोग चाहते थे, एपेटाइट थी इसमें कौम का क्या कसूर है जब आगे लीडर ही ऐसा हो, वो शीशे की तरह शफाफियत ही ना दे सकता हो। और दूसरा, इस वक्त मैं अभी तक इस पर रिसर्च कर रहा हूं कि ये जानबूझकर वीडियो क्यों लीक की जाती है। जोकर तो मौके गया सी भाईया, जोकर 78,000 उन्होंने रजिस्टर करा ले ना ट्विटर ते नवे जोकर 1005, जोकर 10,018, वो तो अब स्टोरी खत्म होगी। मेरे ख्याल में ये जानबूझ के इंटेंशनल लीक की जाती है कि किसी और की कुर्बानी दी जाए, खान साहब की पर्सनैलिटी को क्लियर किया जाए कि नहीं जी देखो, मुर्शद को तो पता ही नहीं था ना जी, उनके कड़ी तो ना तो दसे बगैर ही देती किसी ने। मुर्शद का करैक्टर ठीक सी बिल्कुल, उन्होंने तो पता ही नहीं सी ना। वो इबादत कर रहे सन, मुसल्ले ते राती तहज्जुद पढ़ रहे सन, बंदियां ने घड़ी देती जाके, पता ही नहीं लगा। देखो ना, साडा ते फिर जुल्फी बुखारी तो कहता मुर्शद ये है मेरे। वो मुर्शद ते चिश्ती साहब भी सन, किसी जेड़ा फैज चिश्ती ने ज़ियाउल हक ने, मेरे आज जिस टाइम मुर्शद का लफ्ज मैंने सुना, मेरे कन्ना च रौला पिया। मैं कहा मुर्शद, वो फैज अली चिश्ती ने ज़ियाउल हक साहब ने कहा मुर्शद मरवा ना दें, और मैं याद कराना सी, बल्कि उन्होंने 5 मई 1977 को ये लफ्ज फेयर प्ले ऑपरेशन में उन्होंने कहा था मुर्शद मरवा ना देंगे। आज दूसरी दफा मुर्शद सुनने को मिला। ये मुर्शद को लफ्ज पाकिस्तान की किस्मत के लिए मेरे ख्याल अच्छा नहीं, लेकिन आज भी उन्होंने कहा मुर्शद। देखें फिर अब पाकिस्तान के जो है जाचे मुर्शदों ने निकालने, पता नहीं क्या कहते हैं, मुर्गियां जला रहे हैं कि मुर्गे जला रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये कि खबरें अच्छी नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही हैं, और पॉलिसी खासकर जो हमारे शाह साहब सैयद साहब आए हैं, कई शवाहिद ये भी आ रहे हैं कि उनकी पॉलिसी वो बाजवा साहब वाली है तकरीबन, कि
उतो न्यूट्रल करी जाओ तो विचो मेरा मत रखो कम। उसको दर हकीकत मैं कहता हूं कि फौज का ताल्लुक आपकी सियासत के साथ इसी तरह हो चुका है जिस तरह मछली का ताल्लुक पानी के साथ होता है। मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह आपकी फौज सियासत के बगैर नहीं रह सकती। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ बाजवा साहब तो मेरा ख्याल है फौज को छोड़ के पिछले 6 साल सिर्फ सियासत ही करते रहे। कुछ हो सकता है कि कुछ ना साथ पार्ट टाइम फौज का काम भी करते रहे लोग। उनको क्या कहा जा सकता, फ्यूचर में कहा जाएगा कि गैर सियासी डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा ने जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की है, वहाँ पे ये कहा है कि जो टीटीपी है उसने बड़ी एक कॉन्सिडरेबल ग्राउंड जो है वो हासिल कर ली है और अब वो उनके फुटप्रिंट जो है वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने पता है मुआहदा भी ख़त्म कर दिया और अब जो फ़ौज है और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो देख रही हैं कि टीटीपी ने कंट्रोल कर लिया खैबर पख्तूनख्वा। कल परसों उन्होंने एक एफसी के शख्स के घर घुस के उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसके बेटे को भी ताड़सा मार दिया। और अभी टीटीपी वाले कह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो हमले करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ इकोनॉमी सियासत तो अपनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इधर टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में घुस गई है। आप इसको चीज़ को भी ज़रा देखें, 1 साल बाद अगर या 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं तो पाकिस्तान के नेक्स्ट इलेक्शंस में तो बड़ा वायलेंस होगा और जो राइज ऑफ टीटीपी है, तो फिर हमने क्या किया है इतने 15-20 साल ये जो हम जिनसे लड़ते रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के आने वजह से जो है ये टीटीपी वाले आ गए हैं, उधर हम उनके आने पे हम लुटियां डाल रहे थे। तो हम कर क्या रहे थे? मतलब 40 साल हमने अफगानिस्तान में 50 साल लगा दिए, हमारी तो पहचान ही दुनिया में अफगानिस्तान है और अब टीटीपी तारसब खैबर पख्तूनख्वा में घुस गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? आप देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन वायलेंट होगा या कोई बचत होगी कि इसी तरह चलता मैं रहेगा? बल्कि इसी हवाले से आपसे बात करना चाह रहा था कि कल स्टेट डिपार्टमेंट में एक नेड प्राइस ने कोई थोड़ी सी स्टेटमेंट दी है। उसको हमारे एआरवाई के जो नुमाइंदे हैं जहाजेब, उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसके बाद मुझे साथ ही लंदन और टोरंटो से फोन आया कि प्रॉपर्टियों के रेट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गए। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान में ये दोहा एग्रीमेंट में, उनका इशारा यही था, दोहा एग्रीमेंट के बारे में भी वो वायलेशंस कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को इस तरह नहीं करने देंगे, उन्हें नहीं करने देंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो उसमें और मैं ये कह देता हूं कि किसी पाकिस्तान में चाहे वो अड्डे लें, यहां से जहाज उड़ाएं, ड्रोन उड़ाएं, जो कुछ भी है, मुझे कुछ थोड़ा सा लगा है कि आपकी बातों से भी लग रहा है कि जो अगर टीटीपी जितनी तेज होगी उतनी तेज ही लंदन और टोरंटो की प्रॉपर्टी भी तेज हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब ये चीजें शुरू होती हैं तो वेस्ट वाले थोड़े डरते हैं और फिर पैसे डॉलर जो आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें ये मुझे सारा फ्यूचर वही नजर आ रहा है, हिस्ट्री रिपीट कर रही है। इस दफा ये होगा कि ऑन ग्राउंड वो नहीं उतारे जाएंगे, सोल्जर नहीं उतारे जाएंगे, आसपास से ड्रोन उड़ेंगे। तो जाहिर है उन ड्रोनों को आपने फ्री तो नहीं उड़ने देना ना, आपने पैसे पूसे लेकर उड़ाएंगे आप उनको। तो इसमें मुझे नजर आ रहा है डॉलर, जो ग्रीन डॉलर की स्मेल आनी शुरू हो चुकी है। नेड प्राइस ने भी कल कह दिया कि अफगानिस्तान के अंदर वायलेशंस हो रही हैं। उन्होंने एक बंदे को सरेआम गोलियां मार के सजाए मौत भी दी है। वो बंदा मोटरसाइकिल चोरी में और कत्ल में था और कल उन्होंने वहां पे उस बंदे को खड़ा करके उस जो मकतूल था उसके बाप को कहा है, उसने आके 3 गोलियां उसको मारी हैं और सरेआम किया। इसको स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा सीरियस लिया है। खवातीन को वहां स्कूलों में बंद कर दिया गया है, स्कूल नहीं जा सकती। तालिबान ने जजेस को ऑर्डर दे दिया है कि सजाओं की नौयतें सरेआम फांसी और सरेआम हाथ काटना, और ये सारा उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका नोटिस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये लिया है कि तालिबान दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर पास्ट और वो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान, हम इनको इजाजत नहीं देंगे कि ये अपने पड़ोसी ममालिक के लिए खतरे का बायस बन सके। तो उसका मतलब डायरेक्ट ये था कि वी आर कमिंग बैक, बट दे विल नॉट बी गोइंग इन, बट दे विल बी कीपिंग द आई। और इसमें आसपास के ममालिक जो होंगे उनकी निकलेंगी लॉटरियां, प्रॉपर्टियां ली जाएंगी लंदन और टोरंटो में। इसका यही होना, और इसका क्या होना। डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो ये है कि अमेरिका अगर अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करता है तो पाकिस्तान सारी टाइम जो है वो जस्टिफिकेशन देता रहेगा तालिबान को नहीं, और हमें ड्रोन। पाकिस्तान के अंदर वो पहले इन्होंने एक अटैक किया था
पता नहीं, वो ये भी नहीं अभी कंफर्म कि वो उड़ के कहां से आया था। तालिबान को एतराज था इस पे कि आपकी एयर स्पेस यूज हुई थी, उसके बेस के ऊपर ही आप देख लें कि उसका रिटेलिएशन क्या है। उनको सिर्फ एक एतराज पे, और अगर मुसलसल ये उड़ेंगे तो आपके हर शहर के अंदर क्या हालात होंगे आपके, क्योंकि वो अफगान महाजरीन आपके हर शहर में मौजूद है, आपकी मर्जी हो रही या ना हो। और मजे की बात, असल में आपकी जो इशराफिया इस वक्त, उनको डॉलर इतना जरूरी चाहिए कि वो मे बी दिस इज व्हाट दे डिजायर फॉर, मे बी दिस इज व्हाट दे वांट, क्योंकि अब उसमें बात तो फिर वही होगी, इंडिया के साथ भी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, ईरान के साथ भी टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तालिबान के उस साथ 50 साल लगा के जाया कर दी और अब वो हमें मारने को तैयार हैं, और हमारे जो जो कातिल हैं टीटीपी, उनको वो पनाह दे के बैठे हुए हैं। तो हमें, और तार साहब दुख की बात यह है कि वो असेंबली में आके, पार्लियामेंट में आके, मैं ये भी नहीं बताता हो क्या रहा है, हमें एटलीस्ट बता ही दो यार, साढ़े सीमा होड़ साहब, के आप असेंबली वालों का तो खैर कारोबार ही नहीं ना ये, जिन लोगों की जिन लोगों ने कस्में खाई हैं, जिन लोगों की ड्यूटी है आपको इन्फॉर्म करना, वो तलकाते आमा वाले, वो गाने बनाते फिरते सारे, बजट तो सारे गाने ला छड़ते, उनका काम है बताएं कि हमारे एफसी का बंदे का गला उतार के ले गए गर्दन साथ, वो ये उनका काम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लोगों को बताते, और फिर लोगों को बताएं कि हम उसके रिटेलिएशन में कर क्या रहे हैं, हमारी क्या पॉलिसी है इसको काउंटर करने के लिए, यही बता दें कम से कम। लेकिन ये मेरा ख्याल उनकी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के इल्जाम पे शायद होगी नहीं, परवेज भाई से जान छूटे, वो चीफ मिनिस्टर के में बढ़ना है इन चीजों से, मूनसलाई से तो आगे हमारी स्टैब्लिशमेंट भी नहीं जा पा रही, क्या करें। मूनसलाई और परवेज लाई सारा दिन जिस तरह मुर्गों की लड़ाइयां कराते हैं, इस तरह मेरा ख्याल फौजी लग गए कुकड़ा दी लड़ाइयां थे, सारी दिहाड़ी सियासत, उथों चुक लो, उथे तार दो, उथे काल कर दो, तो उथे पता नहीं बॉर्डर थे, बॉर्डर तो हमारा, बॉर्डर तो आपका है ही नहीं, आपकी तो लाइन तो वो तो जो तालिबान है वो तो डिनाई करते, वो कहते नहीं, वो तो कहते हैं अटक तक सारा कुछ हमारा है। उन्होंने एक काबुल में एक नया नक्शा लगाया, मैंने आपको भेजा था, उन्होंने आधा पाकिस्तानी भी खा गए, कहते थे साडा है सारा। और ये वो मुल्क है कि जब तालिबान आए थे तो आपने खड़े होकर कहा था जंजीरें टूट गई हैं, चाय के कप पिए गए, झंडे आपने इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगाए थे, ये आप वो लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये मैं तो, मेरे जो दिल की आवाज़ है ना तार साहब, वो एक ही है कि काश हमारी इशराफिया हमें सच बताएं हो क्या रहा है, हमारी स्टेट ऑफ यूनियन जो है वो क्या है, और हमारे सूबे, हमारी अवाम, हमारी जो, हम ये कागज़ों में जो कहानियाँ सुनाते हैं, ज़रा हमें बाहर निकल के अवाम को बताएं हम कहाँ खड़े हैं। आज भी वक्त है, यहाँ से चल पड़ें, कोई एक मंजिल तय कर पड़ें, एक इमरानी मुआहदा को इस्टेब्लिश कर लें, कोई सारे लोग बैठ जाएं, सियासी जमातें, अदारे बैठ जाएं, कुछ, और जिन्होंने डुले बेरा था तार साहब, कुछ नहीं बिगड़िया। द पॉइंट इज कि अगर ये बैठ जाएं, ये रास्ता मुतय्यन कर लें तो बड़ी बात है, लेकिन इस तरह अगर एनजी रहे, खेरू खेरू होकर मारते रहे और सच भी ना बोला, अवाम को बताया भी ना कि मुल्क की क्या कंडीशन है, और इसी तरह बंद कमरों में फैसले होते रहे, अदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान फैसले बढ़ते रहे, तो ये फिर इसी तरह ही गंद मचना है। चीमा साहब, इस वक्त सबसे बड़ा आपका पाकिस्तान का इशू सबसे बड़ा क्या है इस वक्त, मैं बता देता हूँ। इस वक्त आपकी इशराफिया का जोर ये है कि अब परवेज लाई को प्लान नंबर 2 बताया जा रहा है कि आज पीडीएम के भी हमारे चीफ मिनिस्टर तुम्हें, जरदारी साहब पहुंच गए ना अपने थैले लैके रुपया दे। एंड आपकी जब प्रायोरिटी ये होगी, किसी को 2 लफ्जों का पता ही नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या चीज है, अगर इनको कोई डिफाइन करके बता दे नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन, ये सारे इकट्ठे होकर सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए काम करें। लेकिन अफसोस, क्योंकि जब लंदन बेस है आप सारा आपका टोटल तो काम लंदन से, आज से नहीं है, 1947 से ये हो रहा है। हर दूसरा आपका बंदा मरता वहां जाके डब्बे में आता है वापस, या कई कई तो डब्बे भी होते हैं। आपका कैपिटल इज नॉट इस्लामाबाद, यू आर लंदन बेस। आपको गुलामी का इतना शौक था, गोरे परेशान हो गए लंदन में आपको देख देख, कहते यार इन्होंने जान छुड़ा के ऐसे इतने भी आ गए सारे। आपकी आजादी, हकीकी आजादी केड़ी आजादी तुसी यार, शायद ज़हनी तौर पे ही आजाद आपको, ज़ेन आप या तो कहीं से इंपोर्ट करा लें, चाइना से बनवा लें ज़ेन, आप खासा पता नहीं कौन सी बातें करते हैं। बच्चे बुला लो आप लंदन से यार, आपके तो बच्चे तीनों के तीनों लंदन में। जुल्फी बुखारी लंदन बेस है, जो मेरा मकसद, आपका कौन सा बंदा लंदन बेस नहीं है? नवाज शरीफ लंदन बेस है, डार साहब लंदन बेस है, सारी आपकी हर चीज जो ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट सारी लंदन बेस है, सारा कुछ। अल्लाह ताला रहम फरमाए, हालात तो बहुत खतरनाक जा रहे हैं। जब एलसी ना खुल रही हो टमाटरों के लिए, लहसन के लिए, प्याज के लिए ना एलसी खुल रही हो, दवाइयों के रॉ मटेरियल के लिए एलसी ना खुल रही हो,
तो आप सोचे ना सोचे आप तो अलग बात है, आप देखें ना देखें तो अलग बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, अंदर देखने की ज़रूरत है और बैठने की ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कोई वाइज़र सेंस विल प्रिवेल एट सम टाइम। थैंक यू वेरी मच साहिद तार साहब फॉर योर टाइम। इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू।